हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। इस पार्ट में हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बूट कैंप का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे। तो इस कोर्स में हम कम थ्योरी पर फोकस करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे। इस पार्ट में हम मोटिवेशन देखेंगे कि वाई वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट को क्यों हम प्रेफर करें या फिर वेब डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ अ वेबसाइट वर्क्स, और लास्ट में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें हम बेसिक्स, जिसमें आ जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इनके हम बेसिक्स देखेंगे। देन वेब आर्किटेक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें आ जाता है सर्विसेज या APIs, माइक्रो सर्विसेज, सर्वरलेस, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में आ जाता है एंगुलर या फिर रिएक्ट, और हम कोशिश करेंगे कि हम एंगुलर के साथ साथ रिएक्ट को भी कवर करें। बैक एंड फ्रेमवर्क्स में आ जाता है Django या फिर Node.js, और हम Django पर फोकस करेंगे, Django की इम्प्लीमेंटेशन और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोर्स में हम फ्लास्क को भी कवर करें, फ्लास्क की भी बेसिक्स देखें और फ्लास्क के भी प्रोजेक्ट्स करें। डेटाबेसेस में हम देखेंगे MongoDB। सो व्हाई वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट हमें अलाउ करता है कि हम लोकल के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस को भी टारगेट कर सकें, उनको रीच कर सकें। तो वेब डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन आपके पास एक जरिया है कि आप वेबसाइट्स बनाएं, और जो कि एक्सेसिबल होगा फ़ोन से भी और लैपटॉप से भी। अगर आप गौर करें तो फ़ोन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें आप आईफोन के ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली आप अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मार्टफोन के ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आप ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह लैपटॉप में भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि लैपटॉप में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो आप उबंटू के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जो कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर विंडो के अलाउ कर देता है कि वो आप उबंटू में यूज़ कर सकें, रन कर सकें, जिसका नाम वाइन है। तो अब देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं डिवाइसेस में कि आप डायरेक्टली एक डिवाइस के जो एप्लीकेशंस है वो दूसरे डिवाइस के एप्लीकेशंस में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड का आईफोन में, आईफोन का एंड्रॉयड में, इसी तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ओवरऑल हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो वेबसाइट है वो आपको अलाउ करता है कि कोई भी डिवाइस यूज़र यूज़ कर रहा हो तो वो वेबसाइट को रीच कर सकता है, उसको टारगेट उस तक पहुंच सकता है। तो जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसमें जो यूज़र है, चाहे वो एंड्रॉयड चला रहा है, चाहे वो आईफोन चला रहा है, चाहे वो विंडो यूज़ कर रहा है या उबंटू यूज़ कर रहा है, तो हर किस्म की डिवाइस, हर किस्म की जो डिवाइस है वो रीच कर सकती है, उस वेबसाइट को यूज़ कर सकती है। तो ये आपके पास बेहतरीन तरीका होता है कि आप लोकल के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस को भी रीच करें और उनको टारगेट करें। अगर आप ई-कॉमर्स या कोई मार्केटिंग ऐप या वेबसाइट बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। नॉट लिमिटेड टू जस्ट 1 or 2 कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल नेटवर्क। अगेन, ये 1-2 कंप्यूटर्स की बात नहीं है, आप ग्लोबली एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाते हैं जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। तो हर कंट्री का जो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है, और इसमें डिवाइस की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि जो स्मार्टफोन है, आईफोन है या फिर विंडो है, कोई भी लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट हर डिवाइस में, हमारे पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ब्राउज़र ज़रूर होता है। तो ब्राउज़र से हम आराम से वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेहतरीन तरीका है कि आप वेबसाइट बनाएं और उसको हर कोई यूज़ कर सके। डाटा स्टोरेज एंड डाटा शेयरिंग, इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूं डाटा स्टोरेज और डाटा शेयरिंग की, तो जो गूगल ड्राइव है वहां पर आप अपना डाटा स्टोर भी करते हैं और डाटा शेयर भी कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव पे अपना डाटा अपलोड करते हैं और वहां से आप लिंक जनरेट करते हैं कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि कौन से जो लोग हैं, कौन से यूजर्स हैं जो कि उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका है, आप अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं वेबसाइट पर और डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि फेसबुक पर हमारे पास जो फेसबुक की वेबसाइट है वहां पर हम
ڈیٹا اسٹور بھی کرتے ہیں اینڈ وی شیئر دا ڈیٹا ایز ویل. تو ہمارے پاس کافی ویب سائٹس ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ای کامرس. ای کامرس جو ہے یہ کافی زیادہ پاپولیرٹی اس نے گین کر لی ہے ریسنٹ ٹائم میں. اگر اس کی ہم انالیسس کریں تو 2019 میں $598.02 بلین جو تھے کنزیومرز نے اسپینڈ کیے تھے 2019 میں, اور $861.2 بلین جو ہیں کنزیومر نے اسپینڈ کیے 2020 میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا گیپ ہے, 598.02 861.2. تو ایک سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا گیپ آیا ہے. تو ای کامرس کی ویب سائٹس لوگوں نے زیادہ اپروچ کرنا شروع کیا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. تو آج کل تو ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے لوگ آن لائن مارکیٹس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں, آن لائن زیادہ کام چل رہا ہے. تو میکسیمم کام جو ہے وہ آن لائن شفٹ ہو چکا ہے, اسپیشلی یو ایس میں, اور اس طرح جو ایڈوانسڈ کافی پروگریسڈ کنٹریز ہیں وہاں پر. تو اور ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سال میں کتنے بلین ڈالرز جو ہے وہ بڑھا لیے ہیں, ان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کتنی اوپر چلی گئی ہے. ڈیٹا سروسز اینڈ اے پی آئیز. ڈیٹا سروسز اور اے پی آئیز جو ہیں یہ کافی زیادہ آپ کو الاؤ ہوں گے, آپ کو اویلیبل ہوں گے کہ آپ یوز کر سکیں اپنے ویب سائٹس میں. ان میں کچھ اے پی آئیز جو ہیں وہ جیسے گوگل انالیٹکس یا گوگل جیو لوکیشن, گوگل فونٹس, کافی زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا سروسز اینڈ اے پی آئیز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے جو کہ آپ یوز کر سکیں گے. آپ یوٹیوب کا اے پی آئی یوز کر سکتے ہیں, ویڈیوز کو یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹس پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو کافی ایگزامپلز ہیں, کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ جب ڈیورنگ ڈیولپمنٹ آف اے ویب سائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ویب یا پھر ہاؤ اے ویب سائٹ ورکس. تو یوزر جب براؤزر کو اوپن کرتا ہے اور وہاں پر کوئی ویب سائٹ کا یو آر ایل لکھتا ہے تو وہ یو آر ایل جو ہے وہ ایز ریکویسٹ جاتی ہے ڈی این ایس سرور کے پاس, اور ڈی این ایس کا مطلب ہے ڈومین نیم سسٹم. تو ڈی این ایس سرور کے پاس جب ریکویسٹ جاتی ہے تو وہ پھر آگے پاس ہوتی ہے سرور کے پاس, جو کہ آئی پی میں کنورٹ ہو کے پاس ہوتی ہے. جب آئی پی میں کنورٹ ہو کر سرور کے پاس ہوتی ہے تو سرور جو ہے ایک رسپانس کریٹ کرتا ہے, اور وہ رسپانس جو ہے وہ پھر یوزر کو ویب سائٹ ڈسپلے کرتا ہے. اس کی اگین ہم سٹیپس میں دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے the URL gets resolved, پھر ہمارے پاس ہوتا ہے a request is sent to the server of the website, then the response of the server is parsed, and last میں ہمارے پاس ہوتا ہے the page is rendered and displayed. تو جو رسپانس ہے وہ ہمارے پاس کچھ یوں ہوتا ہے. اگر آپ کنٹینٹ ٹائپ دیکھیں تو وہ ٹیکسٹ یا HTML ہے, تو اوور آل ہمارے پاس HTML فارمیٹ میں رسپانس آتا ہے. نومنکلیچر کا مطلب ہے the body or system of names used in a particular specialist field. تو نومنکلیچر ویب ڈیولپمنٹ میں کچھ ہیں سرور سائڈ, کلائنٹ سائڈ, کلاؤڈ, فل اسٹیک, ڈیو آپس. ویب ڈیولپمنٹ میں کلائنٹ سائڈ جو ہے یہ ریفر کرتا ہے ٹو ایوری تھنگ in a web application that is displayed or takes place on the client and user interface جسے ہم کہتے ہیں. This includes what the user sees جیسے text, images and the rest of the user interface along with any action that an application performs within the user's browser. تو overall جو یوزر کو ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے, جو ڈیزائننگ ہے, جو امیجز ہیں, جو ٹیکسٹ ہے, وہ سارا کچھ کلائنٹ سائڈ میں آ جاتا ہے. سرور سائڈ جو ہے یہ ایکچولی از دا سسٹمز دیٹ رن آن دا سرور. اس کا مین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ مینیجز ڈیٹا. کلاؤڈ بیسڈ ویب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کافی زیادہ پاپولیرٹی گین کر رہی ہے. اس کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے. اور پہلی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریڈیوسڈ کاسٹ. The first advantage of going cloud is that it reduces investment in equipment, storage facility and security. تو یہ کافی زیادہ ہمیں ہیلپ کر لیتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی ہماری کم کر دیتا ہے اکوپمنٹ میں, اسٹوریج فیسلٹی اور سیکورٹی میں. اینڈ آلسو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اے ہیوج انویسٹمنٹ اپ فرنٹ. موسٹ کلاؤڈ بیسڈ سسٹمز ہیو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پے ایز یو گو. تو یہ آپشن جو ہے یہ ہمارے پاس کلاؤڈ میں ہوتا ہے کہ آپ صرف ان ریسورسز کے لیے پے کریں جو کہ آپ یوز کریں گے یا پھر یوز کرنا چاہتے ہیں. جو سیکنڈ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اسکیلیبلٹی. وین یو آر ورکنگ ود اے ٹریڈیشنل سرور, اسکیلنگ اپ کین بی اے ہیومنگس ٹاسک. آلسو ایوری ٹائم یو اسکیل
you need to format the entire system or and also hold work until the task is completed. तो cloud based system जो system है cloud based, you don't have to worry about all these nitty gritty details. You can quickly and easily scale any part of the application without affecting the remaining parts. तो आप जो है कोई भी पार्ट को स्केल कर सकते हैं without affecting the remaining parts. बाकी पार्ट्स जो है वो नॉर्मल सेम रहेंगे. थर्ड आपके पास एडवांटेज इसमें आ जाता है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी. क्लाउड बेस्ड सिस्टम इज लेस प्रोन टू damage as the entire database is stored in a cloud. तो क्लाउड में जब आपके पास डेटाबेस स्टोर्ड है तो ये काफी कम प्रोन है कि डैमेज की तरफ, या काफी कम चांसेस है कि डेटाबेस वगैरह डैमेज हो सके. क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स also regularly back up their data so you don't have to worry about the loss of data. तो बैकअप ये ऑलमोस्ट रेगुलरली करता रहता है, जिसकी वजह से आपको जो डेटा लॉस होने की अगर टेंशन है तो वो आपकी खत्म हो जाती है. फुल स्टैक में हम एक एस्टिमेट को अगर देखें कि ग्लासडोर, इंडीड, ZipRecruiter, तो इनकी कुछ एस्टिमेट्स जब निकाली गई तो उससे पता चला कि ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है उसकी सैलरी 2020 में सैलरी थी बिटवीन $1,05,813 से लेकर $1,08,984 पर ईयर, जो कि काफी ज्यादा है. और इसमें हम एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देख रहे, जैसे बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस या कोई और कंपेंसेशन बेनिफिट्स हैं, तो उसको हम नहीं देख रहे. उसके अलावा फुल स्टैक की आप सैलरी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा होती है. फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है ये वो बंदा होता है जिसको फ्रंट एंड भी आती होती है और बैक एंड भी आती होती है. हु कैन डेवलप बोथ क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब कि क्लाइंट साइड भी देख सकता है, सर्वर साइड भी देख सकता है. इन एडिशन टू मास्टरिंग HTML CSS, he or she also knows how to program a browser, जैसे कि like using JavaScript, jQuery, Angular, और and how to program a server like using PHP, ASP, Python और Node. तो फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है ये काफी टैलेंटेड होता है, काफी इसमें चीजें आ जाती हैं जो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को आती होती हैं. डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट ऑपरेशंस, और जो बंदा काम कर रहा होता है डेवऑप्स में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट सॉल्विंग कोडिंग एरर्स, डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉग ट्रेसिंग एक्सेट्रा. इस तरह की जो कुछ स्किल्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए. और ये रिस्पॉन्सिबल भी इन्हीं कुछ एक्टिविटीज के लिए होता है कि वो यही कुछ इश्यूज जब आते हैं या इसी तरह का कोई काम आता है तो वो डेवऑप्स वाले देख रहे होते हैं. तो जो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली वेब डेवलपमेंट रिक्वायर्स डिप्लॉयमेंट ऑन एवरी एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है ऑफ डेवलप्ड कोड. तो इसमें जो कि काफी ऑटोमेट किया जाता है, अक्सर इसको ऑटोमेट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम डन बाय डेवऑप्स टीम के जो टीम मेंबर्स होते हैं डेवऑप्स के, वो मोस्टली ये डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हैं. तो डिप्लॉयमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स शेड्यूल एवरी एंड ऑफ द वीक. DevOps person must possess good problem solving skills if any such error occurs during deployment, and suppose any of the team member is not available to rectify that error. तो कोई भी ऐसा बंदा है जो कि DevOps से हट के है, तो वो अगर कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह करता है और उसको सेम एरर आता है, कोई ऐसा एरर आता है जो कि DevOps वाले को करना चाहिए, तो DevOps के बंदे की जरूरत पड़ेगी कि वो इश्यूज को देखे, प्रॉब्लम्स को देखे. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है DevOps वालों के लिए. तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स थे, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, क्लाउड, फुल स्टैक वेब डेवलपर, DevOps. तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मजीद आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं. मैं कुछ लिंक्स जो हैं वहां से मैंने भी कुछ आइडियाज देखे, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देखी जो कि काफी हेल्पफुल थी. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी वहां से देखें. काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर उसको देखें. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और नेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन के बाद अब बेसिक्स पर आएंगे. बेसिक्स में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह देखेंगे. तो मिलते हैं अगले पार्ट में.